आप सभी को अमर्त्य सेन के बारे में बताऊंगी। वैसे तो नेहा ने आपको अमर्त्य सेन के बारे में पहले भी बताया था, लेकिन मैंने भी कुछ एक कंसेप्ट को पढ़ा था, तो मैं आपको मतलब उसके बारे में बताऊंगी। तो जो अमर्त्य सेन है ना, वो है एक इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसफर। ठीक है। तो ये जो है इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसफर रहे हैं। इनका जो जन्म है वो 1933 को पश्चिम बंगाल में हुआ था, जो कि उस टाइम अविभाजित है ना। यस सर। हाँ ठीक। तो इनके जो फादर थे ना, आशुतोष थे, वो भी जो है प्रोफेसर थे ढाका यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के, और वो जो है ऑल्सो यूपीएससी के चेयरमैन भी रहे हैं। अच्छा। यस सर। फिर इनके जो मेन वर्क्स है ना, उनमें सबसे पहले है पॉवर्टी एंड फेमाइन। ठीक है, लिखो शाबाश। पॉवर्टी एंड फेमाइन, ठीक है, अच्छी बात है। गरीबी और भुखमरी है जी। फेमाइन, फेमाइन, बहुत सुंदर। जो उन्होंने 1981 में लिखी थी। 1981, अच्छा। और सेकंड जो इनका मेन वर्क है वो है डेवलपमेंट एज फ्रीडम। अच्छा, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, वाह। फ्रीडम, हाँ ठीक है। स्पेलिंग से इतना टेंशन लेने आपने अपनी बात रखना इम्पोर्टेंट है ना। यस सर। अच्छा। और थर्ड है इनका जो मेन जो इनका वर्क है वो है द आइडिया ऑफ जस्टिस। वाह, आइडिया ऑफ जस्टिस, वाह। तो ये 2009 लेटेस्ट है, ठीक है। तो इनके जो कंसेप्ट है ना, वो जो है इन्हीं बुक्स में इन्होंने दिए है। पहला जो इनका कंसेप्ट है वो है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, और सेकंड जो इनका कंसेप्ट है वो है कैपेबिलिटी अप्रोच या पॉवर्टी, और थर्ड है द आइडिया ऑफ जस्टिस, और फोर्थ है आइडिया ऑफ फेमाइन। ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले डेवलपमेंट एज फ्रीडम की बात करेंगे। ओके। जो इन्होंने अपनी बुक डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999 इसमें दिया था। इसमें अमर्त्य सेन एक जो डोमिनेंट व्यू होता है ना, एक उसको इन्होंने चैलेंज किया है। जो डोमिनेंट जो व्यू है ना, वो है कि वो कहता है कि जैसे अगर किसी कंट्री में इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो अच्छी है, तो उसी कंट्री में हम जो है डेवलपमेंट और फ्रीडम को सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अमर्त्य सेन है ना, वो इसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं है। जो डेवलपमेंट और फ्रीडम है ना, या फिर जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, वो एक दूसरे की पूरक है। यानी कि वो जो है मतलब उनमें जो एक डायलेक्टिक रिलेशन है। अच्छा। डायलेक्टिक रिलेशन मीन्स कि अगर किसी कंट्री में डेमोक्रेसी और फ्रीडम वो जो है इंक्रीज होती है, तो वहाँ पे इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है ना, वो भी वहाँ पे होगी। या फिर अगर किसी कंट्री में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है अगर वो होती है, तो उस कंट्री में जो है फ्रीडम और जो डेमोक्रेसी या डेवलपमेंट है वो जो है ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अच्छा, ऐसा बोलूँगा। अच्छा जी। फिर इसके बाद यही है कि जो अमर्त्य सेन है ना, वो फ्रीडम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और पर बेटा देखो, कहीं ना कहीं बेटे ये जो उसकी स्टेटमेंट जो आपने पढ़ी, अगर ये सही पढ़ी आपने ना, तो कहीं ना कहीं ये उनके अपने चेहरे पे नहीं पड़ जाती, फ्लाई इन द फेस की। जैसे चाइना में कोई फ्रीडम नहीं है, पर चाइना आर्थिक रूप से विकसित हो गया। साउथ कोरिया में उस टाइम कोई फ्रीडम नहीं था, वो विकसित हो गया। पर इतिहास तो शायद कुछ और बता रहा है। यस सर, फिर भी उनका ये मानना है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। इसके आगे मतलब जो फ्रीडम का उनको जो कंसेप्ट है ना, वो इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। अच्छा। और उनके अकॉर्डिंग फ्रीडम क्या है? फ्रीडम है कि अगर आपको हेल्थ केयर, एजुकेशन या पॉलिटिकल जो डिसेंट है, जो विरोध करने की जो आज़ादी है, या फिर इकोनॉमिक मार्केट या इक्वालिटी, अगर ये सब चीज़ आपको मिलती है ना, तो आप जो है एक्चुअल में फ्रीडम को मतलब आप जो है एक्चुअल में फ्रीडम इंजॉय कर। यस सर। लिखो बोला इसके पॉइंट, क्या 5 पॉइंट बताए, चाहे शॉर्ट में लिखो। क्या 5 चीज़ें हैं, ये साइड में लिख लो। फ्रीडम की 5 चीज़ें क्या बोली इन्होंने, देखो कितना अच्छा बताया इन्होंने। अच्छा हाँ, हाँ ले कॉपी ले सकते साथ। और आप लोग क्रिटिकली भी एनालाइज करो ना, बोलो शब्द। हाँ, हेल्थ गुड, गुड हेल्थ केयर, एजुकेशन, थर्ड है पॉलिटिकल डिसेंट। अच्छा, अपनी बात रखने की कोई एग्री करे ना करे, आज़ादी, ठीक है। डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक मार्केट, हाँ इकोनॉमिक मार्केट, और लास्ट है इक्वालिटी। लास्ट है इक्वलिटी। अच्छा, बहुत बढ़िया।
तो ये कहते हैं कि अगर आप इन 5 जो फ्रीडम है ना, अगर आपको ये मिल रहा है तो आप मतलब एक्चुअल उस फ्रीडम को जो है एंजॉय करें। एंजॉय करते हैं, बहुत बहुत सुंदर। फिर आगे अमर्त्य सेन कहते हैं कि ये जो 5 फ्रीडम है ना, ये आपस में इंटरलिंक्ड है, जुड़े हुए। मतलब इस प्रकार से एक दूसरे के साथ कनेक्ट है कि ये जो है आपकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। फिर इसके बाद ये है कि अगर आपको फ्रीडम मिल जाए तो आपका जो है डेवलपमेंट भी होगा उससे। अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए ना, तो उसके लिए आपको जो अनफ्रीडम है ना, उसको रिमूव करना पड़ेगा। अच्छा, लोगों की जो जिंदगी अनफ्रीडम मीन्स कि भाई पॉवर्टी या फिर टियरनी पुअर, जो इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटीज़ है, या फिर सोशल डेप्रिवेशन है, लैक ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़ है, इंटॉलरेंस है, ये सब चीज़ें जो भी बुराई है सोसाइटी में, उनको जो है आपको खत्म करना पड़ेगा, तभी जो आपको एक्चुअल में फ्रीडम मिलेगी। फिर से बोलेंगे आप, एक शुरू में जो वाक्य बोला आपने, अनफ्रीडम को क्या करना पड़ेगा बोला? रिमूव करना पड़ेगा। अगर आपको क्या चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं ना, या फ्रीडम। हाँ, जैसे कि 1991 में हमने जो है जो आर्थिक जीवन में जो अनफ्रीडम था ना, कुछ कंपनियों को ये अधिकार था, सरकार को अधिकार था, उसको हटाया, लोगों को बिजनेस का अधिकार दिया, तो आज देखो आप देश ने कितना विकास किया, ठीक है ना, ये बोलता है वो। शाबाश बेटे। जैसे अगर फ्रीडम आपको मिल जाए तो ऑटोमेटिकली आपको जो डेवलपमेंट है वो जो है होगा। क्या बात है। इसके बाद इनका जो सेकंड कंसेप्ट है वो है द आइडिया ऑफ जस्टिस, जो उन्होंने अपनी बुक द आइडिया ऑफ जस्टिस 2009 इसमें उन्होंने अपना जस्टिस का आइडिया दिया है। तो इसमें जो अमर्त्य सेन है वो इसमें वो एक कंटेम्प्रेरी थ्योरी ऑफ जस्टिस जो थिंकर्स के द्वारा दी गई थी, उसको जो वो क्रिटिसाइज करते हैं। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा ऐड करूं कि जॉन रॉस ने जो डिबेट छेड़ी थी ना, आइडिया ऑफ जस्टिस, वहाँ से चलता चलता वेजलर वुजलर से चलता हुआ ये लास्ट में अमर्त्य सेन तक ये डिबेट चल रही है, ठीक है ना, आगे बोलो। शाबाश। वो जो आइडिया था वो था ट्रांसजेंडर इंस्टीट्यूशनलिज्म का। अच्छा, ये इनका आइडिया है। अच्छा जी, ऊपर लिखो बेटा, खुल के लिखो बढ़िया। ट्रांसडेंटल इंस्टीट्यूशनलिज्म, वाह। ट्रांसडेंटल वो मेरे ख्याल से परा है ना, इंस्टीट्यूशनल। देखिए वाला इसका क्या मतलब बताते हैं नीता में, ट्रांसडेंटल इंस्टीट्यूशनलिज्म, वाह। इसका यही मीनिंग है कि आप किसी ऐसे आइडिया को प्रमोट कर रहे हैं जो कि मतलब यूनिवर्सल है, या फिर एक आप ऐसे कुछ ऐसे जो आदर्शों को ऐसे फाइंड आउट करना चाहते हैं, जिससे कि आप चाहते हैं कि वो जो आदर्श या वो जो चीज़ें हैं वो जो है हर क्षेत्र में, हर रीजन में, हर कंट्री में या हर सोसाइटी में एप्लीकेबल हो। अच्छा, मतलब कोई इंस्टीट्यूशन उससे बचे ना, चाहे शिक्षा हो, चाहे उद्योग हो, चाहे खेल हो, हर जगह वो आदर्श फैले, है ना। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना, हर कंट्री हर उसकी अलग अलग सिचुएशन एनवायरनमेंट अलग, वो तो है। अच्छा, तो इसमें आगे भी कहते हैं कि मतलब इसमें आगे अमर्त्य सेन कहते हैं कि जो इस तरह हम जो है जस्टिस को प्रमोट कर सकते हैं। किस तरह, अगर मतलब हम इन बड़े बड़े आइडियाज़ को प्रमोट ना करने की बजाय जो हमारे जो मैनिफेस्ट इनजस्टिस है, यानी कि हमारे जो आसपास का जो भी बुराइयाँ उनको अगर हम ख़त्म करते हैं, जैसे कि रिसोर्सेज, पॉवर्टी या फिर अनइक्वल एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज हो गया, ये जो बुराई अगर हम इनको ख़त्म करते हैं तो हम जो है जस्टिस को स्थापित करने में। अच्छा ठीक है, अब मैं समझा। इसका अपोज किया उसने, मतलब इसका मतलब कि भाई ऐसा कोई आइडिया नहीं है जो सब जगह फैलते। जो जिसकी बात उसने की, जो किसने वो लिखी, रिपब्लिक की किताब लिखी प्लेटो ने की, या कांट बात करता है, जैसे मेरे को इनका भी लेक्चर याद आ रहा है कि भाई जो इस तरह का जो यूनिवर्सल जो कॉन्सेप्ट है इसको नहीं उसने माना, इसके बजाय प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ को देखो आप, है ना, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ओके। आगे जस्टिस की थ्योरी को एक्सप्लेन करके अमर्त्य सेन कहते हैं इसमें जो दो चीज़ है जस्टिस में जो है वो दो चीज़ों को मतलब बताते हैं, एक है नीति और दूसरा है न्याय। अच्छा, वाह, ब्यूटीफुल। नीति और न्याय, हाँ, नीति, दो चीज़ें, नीति और न्याय। अच्छा ठीक है। और जो नीति है ना, इसमें आता है जैसे कि हमारी पॉलिसीज हो गई, ठीक है, या फिर कोई लॉ हो गया, हाँ। इसमें जो है उसको बनाया तो जाएगा। इसको थोड़ा ऊपर लिखो आप, पॉलिसी, इसको थोड़ा दोनों को ऊपर दिख नहीं रहा बच्चों को, नीति और न्याय लिखो। ये शायद हमारा ये दूसरा किताब है जो हम पढ़ रहे हैं, पब्लिक पॉलिसी, समझ सकते हैं ना, नीति और न्याय। तो इसमें बोला आपने, इसमें क्या आती हैं? लॉ, हाँ, कानून। और ये उन्होंने भारतीय कल्चर से उठाया, ये नीति न्याय भारत में है। लॉ, पॉलिसी, ठीक है। कानून क्या है और पॉलिसीज क्या, ठीक है। और जो न्याय है ना, इसमें मतलब आप उन रूल्स या उन रेगुलेशन या उन पॉलिसीज को जो एक्चुअली इम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? इम्प्लीमेंट है कि परिणाम देखते हैं उसमें, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? इम्प्लीमेंट से। अच्छा, प्रोसेस कैसे होगा? ओके ओके, ठीक है। फिर आगे
आगे वो कहते हैं कि जो आगे यही कहते हैं वो कि जैसे प्लेटो ने एक आदर्श समाज का जो स्थापना के लिए अपना आइडिया दिया, तो वही कहते हैं कि इनको ऐसा आइडिया स्थापित करने की बजाय जो है जो आपस जो इधर उधर की जो इनजस्टिस है ना उनको जो है खत्म स्मॉल उसको हाँ लड़ो है ना बहुत। इसमें वो कहते हैं कि पोजिशनल ऑब्जेक्टिविटी इनका एक कंसेप्ट। लिखो इसको, देखो हम समझे कोशिश करेंगे, लिखो आप क्या शब्द है एग्जैक्ट लिखो, ऊपर लिखो हाँ। अच्छा देखो पोजिशनल, ये इसके बजाय फेवर किया पोजिशनल ऑब्जेक्टिविटी, इसको फेवर किया इन्होंने। यह सर का कंसेप्ट है सर। इसमें एक वो ये बताता है कि जैसे कि हर एक इंसान के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, ठीक है। तो सर जब हम सारे जो हमारे अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू है ना उनको जब हम एक साथ या ओपनली अगर हम उनको डिस्कस रखते हैं हाँ। ना या सर, तो हम जो एक कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं, निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। वाह। यस सर। फिर इसके बाद इनका जो थर्ड जो कंसेप्ट है वो है कैपेबिलिटी अप्रोच या पॉवर्टी, जो उन्होंने अपनी बुक सर इसका पता नहीं कैपेबिलिटी अप्रोच में दिया है। कोई बात नहीं, आप बताओ क्या है कैपेबिलिटी अप्रोच। कोई तो इसमें अमर्त्य सेन कहते हैं कि बेसिकली हम मानते हैं कि जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, वो है लैक ऑफ इनकम के कारण, कि एक व्यक्ति की जो इनकम है वो जो है कम है, इसलिए जो है पॉवर्टी आती है। लेकिन जो अमर्त्य सेन है वो कहते हैं कि यही ओनली रीजन नहीं हो सकता है, इसके अलावा जो डेफिशिएंसी ऑफ कैपेबिलिटीज है या फिर मतलब कमी, क्षमताओं में जो कमी है, जो हमारी क्षमताएं हैं जैसे कि लिटरेसी हो गई, लॉन्जिबिलिटी हो गई, जैसे कि हमारी जो लंबी उम्र है, और एक्सेस ऑफ इनकम है, इससे भी जो है जो पॉवर्टी है वो जो है इंक्रीज होती है। ब्यूटीफुल। मतलब इससे पहले हम देखते थे कि भाई गरीब कौन है, जिसके पास पैसा नहीं है, इनकम नहीं है, तो ये बोलता था उसके पीछे कई और फैक्टर काम करते हैं, जैसे इन्होंने बताया क्या क्या फैक्टर बताया इसने। लिटरेसी, हाँ पढ़ा लिखा ही नहीं है, स्किल ही नहीं है, दूसरा लॉन्जिबिलिटी, हाँ उसकी उम्र ही कम है, जल्दी मर जाता है बीमार होकर, और हाँ और उसको ऐसी मार्केट अवेलेबल नहीं जहाँ वो अपना काम बेच सके, या बेचे तो उसको काम मिले ना, उसको वो बना के रखा है बंधुआ मजदूर। बताओ कैसे कमाए। हमें सिर्फ उनकी इनकम को नहीं मतलब इंक्रीज हाँ। बल्कि उनकी जो कैपेबिलिटी, जो उनकी क्षमताएं हैं जैसे लिटरेसी, उनको भी मजबूत करना है। इसके बाद वो यही कहते हैं कि अगर हम उन कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करते हैं तो हम जो है पॉवर्टी को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो इनका आइडिया क्या है, मतलब राज्य लोगों के हाथ में रोटी पकड़ाने के बजाय लोगों को सक्षम बनाए कि लोग खुद अपनी रोटी कमाएं बनाए, बजाय हम वेलफेयर स्टेट से उनको डायरेक्ट रोटियां हाथ में दें, वो नहीं करना है। आगे बोलो शाबाश। आगे इनका जो फोर्थ जो आइडिया वो है आइडिया ऑफ फेमाइन। ठीक है, ब्यूटीफुल। तो उस टाइम पे सर पश्चिम बंगाल में 1943 में जो है एक अकाल पड़ा था, जिसका असर अमर्त्य सेन पे जो है बहुत ज़्यादा हुआ, और उन्होंने जो है फेमाइन को बहुत डिटेल में स्टडी किया। और इसमें मेरे ख्याल से उनकी पीएचडी की थीसिस भी यही है बेटा, पढ़ेंगे ना जब पीएचडी की, जैसे आप पीएचडी कल करेंगे तो इसी पे काम किया उसने। आगे बोलो शाबाश। तो उन्होंने अपना जो फेमाइन का जो आइडिया वो उन्होंने पॉवर्टी एंड फेमाइन की जो बुक थी 1981 इसमें उन्होंने बताया फेमाइन के बारे में। तो वो कहते हैं कि जो फेमाइन आता है ना, इसका जो मेन कॉज मतलब जनरली हम मानते हैं कि डिक्लाइन ऑफ फूड अवेलेबिलिटी, मतलब कि उसकी जो उपलब्धता है ना उसमें खाने की उपलब्धता में कमी। लेकिन ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, जब गवर्नमेंट कोई मिसमैनेजमेंट करती है ना तो उसके कारण जो है अकाल पड़ता है। जैसे कि उस टाइम में सर जब इन्होंने कॉज दिया कि जो उस टाइम में बंगाल में 1943 में जो अकाल पड़ा था उसका मेन कॉज था कि जो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर चर्चिल थे ना, उन्होंने इंडिया का जो सारा फूड या अनाज था ना वो उन्होंने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़े जो सैनिक थे उनको उन्होंने मतलब ट्रांसफ़र कर दिया, और यहाँ पे जो है बहुत मतलब अनाज की उसकी जो है कमी पड़ गई। अच्छा। तो फिर आगे वो कहते हैं कि फेमाइन के कुछ और कॉजेज भी वो बताते हैं कि जैसे कि मतलब फेमाइन मतलब इन कारणों से भी आता है। पहला उन्होंने डिक्लाइनिंग वेजेस, पहला जो कॉज है। सेकंड है अनएम्प्लॉयमेंट, थर्ड है राइजिंग फूड प्राइसेस, और फोर्थ है पुअर फूड डिस्ट्रीब्यूशन। वाह। ये जो सारे कॉज है ना वो मिल करके और मेन कॉज है उन्होंने जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज। अच्छा सर ऐसे भी अगर हम देखें तो जो प्राइम मिनिस्टर थे चर्चिल, उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट हुआ होगा ना। हाँ उन्होंने कोशिश की ना बेटा कि जो परे से सुभाष चंद्र बोस की आर्मी आएगी, अगर वो आ गए तो उनको कोई एक्स्ट्रा सामान ना मिले,
भूखे रहे वो यहाँ पर, तो इसलिए भी भेज दिया। फेमाइन के दौरान भी शिप्स आ रही थी, उनको उसने वापस भेज दिया, मत जाओ भाई वहाँ, क्या पता कल को लड़ाई हार जाए ना। तो उन्होंने अपने भारत पे कब्जे को प्रायोरिटी दी, ना कि लोगों की भूख को। और इसी स्टडी से ना बेटा इसने फिर पीडीएस का समर्थन किया इस बंदे ने, इसने फिर जो डिप्पू व्यवस्था और उसकी जो वो व्यवस्था की फाउंडेशन भी रखता है। फिर ये आगे बोलो, शाबाश बेटा। यस सर, ये 4 इनके जो कंसेप्ट है वो थे। और आगे इनके कुछ की पॉइंट्स हैं कि जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है इनको अमर्त्य नाम दिया था, जिसका अच्छा। मीनिंग होता है इमॉर्टल। अमर्त्य। और सेकंड है जो अमर्त्य सेन थे ना, उनको बांग्लादेश की जो है ऑनरेबल सिटीजनशिप प्राप्त थी। अच्छा ठीक, दे दिया। और थर्ड है कि जो HDI है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हाँ। कि जो महमूद उल हक इनके जो गुरु थे उनके हाँ। साथ मतलब मिलकर उन्होंने उसमें कंट्रीब्यूट किया था। अच्छा, HDI। और 2012 में उनको जो है नॉन अमेरिकन बने वो, जिनको जो है नेशनल ह्यूमैनिटी अवार्ड दिया गया। अच्छा। और 2010 में टाइम मैगजीन ने उन्हें जो है लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द वर्ल्ड में ऐड किया। इसके अलावा उन्होंने एक कंसेप्ट दिया इंस्ट्रूमेंटल फ्रीडम का। वाह। इसमें उन्होंने 5 प्रकार की फ्रीडम बताई। गुड। पहला है पॉलिटिकल फ्रीडम, सेकंड है इकोनॉमिक फैसिलिटीज, थर्ड है सोशल अपॉर्चुनिटीज, और फोर्थ है ट्रांसपेरेंसी गारंटी, और 5 है प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी। वाह। और आगे अमर्त्य सेन कहते हैं कि अगर हमें जो है वुमेन्स की वेलबींग को और अच्छा बनाना है या उनके लिए कोई पॉलिसीज को बनाना है, तो हमें कुछ वेरिएबल्स भी ध्यान देना पड़ेगा। तो पहला उन्होंने बताया कि जो उन्हें जो है इंडिपेंडेंट इनकम कमाने की जो एबिलिटी को इंक्रीज करना। ठीक है। सेकंड उन्होंने बताया कि जो वुमेन है ना, उनको घर से बाहर जो है एम्प्लॉयमेंट करने देना चाहिए। हाँ भाई, करो काम कमाओ। और थर्ड है कि उन्हें जो है ओनरशिप राइट्स प्रदान किए जाने चाहिए। जमीन जगह पे प्रॉपर्टी का देखिए। फोर्थ है लिटरेसी लेवल इंक्रीज करना चाहिए उनका। और सर लास्ट है कि फैमिली में या फिर फैमिली के विद इन उनको जो है डिसीजन जो मेकिंग उसमें मतलब उनको शामिल इन्वॉल्व करना चाहिए। बहुत बढ़िया। Yes, sir. वाह, ताली बजाओ। गुड। वेरी गुड।